मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक एफआईआर से संबंधित मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग। यदि आप कोर्ट से आदेश करवाना चाहते हैं थाना प्रभारी महोदय को कि वो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करके प्रारंभ करें, तो जो आप आवेदन देंगे धारा 175 की उपधारा 3 के तहत, तो उसके साथ एक शपथ पत्र लगाना आपको आवश्यक है। क्योंकि यदि आपने शपथ पत्र नहीं लगवाया तो ऐसी दशा में वो माना जाएगा कि आपका आवेदन अपूर्ण है, और उस स्थिति में जज साहब आपके आवेदन को निरस्त भी कर सकते हैं या परिवाद के रूप में भी दर्ज कर सकते हैं, या कोई खुदा ना खास्ता उसमें कोई आदेश हो भी जाता है बाय द वे, तो वो हाई कोर्ट में इस विधिक त्रुटि के आधार पर सामने वाला पक्ष चुनौती भी उसको दे सकता है। तो आप गंभीर परेशानी से बचने के लिए आपको उसके साथ शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के 4 जजमेंट्स में लेकर आया हूं सर, जो एफिडेविट से संबंधित हैं, जो मैंने डिजिटल ई बुक में पूरे आपके लिए लिख के रखे हैं, और उनके अंदर जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए वो भी उसमें लिखे हुए हैं। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। अब मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि जब भी ऐसी स्थिति आपके साथ बनती है कि आप पुलिस थाने पर गए, कोई गंभीर अपराध आपके साथ घटित हुआ रिपोर्ट लिखाने के लिए, और थाना प्रभारी महोदय या जो भी वहां पर कर्मचारी हैं ड्यूटी पर, पुलिस महोदय, उन्होंने आपके आवेदन को लेकर रख लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि आपके साथ हुआ है सर गंभीर अपराध, कंजेबल ऑफेंस, संगीन प्रकृति का अपराध। संगीन प्रकृति का अपराध वो होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बगैर वारंटी के ही गिरफ्तार कर सकते हैं। कंजेबल ऑफेंस होता है, और नॉन कंजेबल ऑफेंस जिसको हम असंज्ञेय अपराध कहते हैं, उसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसमें एनसीआर लिखा जाता है, नॉन कंजेबल रिपोर्ट, और ये कहा जाता है कि जाइए आप कोर्ट में दावा लगाइए। अब चूंकि आपके साथ तो हुआ गंभीर अपराध, गंभीर अपराध क्या होंगे, किस प्रकार से होंगे, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया स्पेशल कि किन किन जो है कि अपराधों में न्यायालय के द्वारा एफआईआर का आदेश किया जा सकता है, गंभीर प्रकृति के अपराध। उसमें एक संभावित सूची भी पूरी दी गई है, जस्ट कल ही मैंने अपलोड किया है चैनल पे, वीडियो आप देख सकते हैं। उसकी डिजिटल ई बुक की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। तो अब यदि थाना प्रभारी महोदय को आपने दे दिया आवेदन और उन्होंने ठंडे बस्ते में पटक दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, तब आपको क्या करना होगा सर? आप क्या उम्मीद हार कर बैठ जाएंगे? नहीं सर, आपको 173 की उपधारा 4 में जो प्रावधान बताए गए उसके अनुसार कार्रवाई करना होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 173 की उपधारा 4 में प्रावधान बताए गए हैं कि जब भी आपके द्वारा पुलिस थाने पर आवेदन दिया जाता है गंभीर प्रकृति के अपराध में कि एफआईआर दर्ज करें, मुलजिमों को गिरफ्तार करें, चालान बनाकर कोर्ट में पेश करें और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, आपकी मंशा जब पूरी नहीं होती है और थाना प्रभारी महोदय या पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा आपके आवेदन को ठंडे बस्ते में पटक दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जब धारा 173 की उपधारा 4 में दिए गए प्रावधानों के तहत आपको पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित आवेदन डाक से भेजना जरूरी है। जब आप पुलिस अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को डाक से आवेदन भेजेंगे तो उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद ये होगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय उनके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जांच करवाएंगे उसमें, और जो अधिकारी जिनसे जांच करवाई जाएगी उनको थाना प्रभारी की सारी शक्तियां होंगी, और जांच में वो पाते हैं कि ये गंभीर प्रकृति का अपराध है, एफआईआर दर्ज करना चाहिए तो एफआईआर दर्ज कर लेंगे, वरना एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गंभीर प्रकृति का अपराध होने के बाद भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, न ही थाना प्रभारी महोदय के द्वारा दर्ज की जाती है। तब ऐसी स्थिति में आपके पास क्या हथियार है? एक ब्रह्मास्त्र आपके पास मौजूद है, 175 की उपधारा 3। जी हाँ सर, पहले मैं बुक में दी गई, अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, 175 की जो उपधारा 3 है इसमें शपथ पत्र आपको सर लगाना होगा, और शपथ पत्र में आपको लिखना होगा कि हमारे द्वारा, मेरे द्वारा इस तारीख को थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया गया था, उसकी प्राप्ति भी आपको लगाना होगी, और इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को इस तारीख को आवेदन दिया गया था। उसकी एक्नॉलेजमेंट रसीद, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद, पोस्ट ऑफिस की रसीद, वो सब भी आपको 175(3) के आवेदन के साथ लगाना होगी। ये सारी प्रक्रिया आपको करना होगी। पहले सर मैं चूंकि 175(3) के साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्टी को हम बढ़ रहे हैं आगे, तो मैं खाली 175(3), छोटी सी धारा है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण धारा है सर, उम्मीद तो आपको बनाए रखना होगी, क्योंकि यहाँ पर आदमी अक्सर ना उम्मीद हो जाता है। यहाँ आपको मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा हो घना, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है,
यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत आपकी गली में खड़ी है, गली मोहल्ले में खड़ी है, इतनी आसान हो जाएगी सर जीत, अगर आपने उम्मीद बनाए रखी और हौसला बनाए रखा। आप ध्यान से सुनिएगा, आप मैं धारा 175 की उपधारा 3 पढ़ रहा हूं जो बुक में दी गई सर, वर्ड टू वर्ड। वैसे भी मैंने आपको मौखिक तो बता दी, लेकिन इसको सुनने का मजा कुछ अलग है। इसके जो डिफिकल्ट शब्द भले ही हमारी समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप सुन लें एक बार। 175 की उपधारा 3, धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच जो आवश्यक समझे किए जाने के पश्चात तथा इस संबंध में किए गए निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकता है। थोड़ा सा मैं इसी में से सर आपको समझा दूं आगे बढ़ने से पहले। शपथ पत्र इसमें शब्द आया है, धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात। क्या मतलब हुआ सर इसका? धारा 173 की उपधारा 4 ये यहां पर आया है, और कहां पर आया है? ये धारा 175 की उपधारा 3 में बताया गया है कि धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन, मतलब 173 की उपधारा 4 में जो प्रोसीजर बताई गई है उसके अनुसार आपको कार्रवाई करना होगी, और उस कार्रवाई को आपको शपथ पत्र के अंदर लिखना होगा। और ये शपथ पत्र इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी ड्राफ्टिंग हमें बड़ी सावधानी के साथ करना होगी सर। तो मैं आपको अब सीधे डिजिटल ई बुक में जो मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्टिंग तैयार करके रखी है उसी की ओर मैं लेकर चलता हूं। आज के वीडियो का सर हमारा यही आज का टाइटल भी यही है। और इससे पहले मैंने जो पुलिस अधीक्षक महोदय को जो आवेदन दिया जाएगा उस आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, इस पे परसों ही मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है सर। पूरी वर्ड टू वर्ड मैंने सावधानी के साथ एक संभावित आइडियल ड्राफ्ट आप लोगों के लिए उस वीडियो में तैयार करके दी है, समझाई भी है। डिजिटल ई बुक के अंदर उसको लिंक भी दिया है, डिजिटल ई बुक की लिंक भी उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब आज मैं आपको शपथ पत्र के बारे में जानकारी दूंगा। अक्सर हम शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग कैसे की जाएगी इस बारे में हमें अधिकतर जानकारी नहीं होती है, उसमें बहुत से महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हम छोड़ देते हैं, तो शपथ पत्र साथ में लगाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। उसका जो मूल मकसद है कि आखिर उसमें लिखा क्या जाएगा और किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसकी एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। आइए मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक में से देता हूं, शपथ पत्र की ड्राफ्ट। और भी महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपको डिजिटल ई बुक में से देता हूं सर। आइए सर, लेट्स गो सर। पुलिस की ढिलाई के खिलाफ कोर्ट से निगरानी करवाना, एक शुद्ध देसी भाषा में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, पुलिस की ढिलाई के खिलाफ कोर्ट से निगरानी करवाना। ढिलाई मतलब ढील पोल उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कार्रवाई नहीं की। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? न्यायालय, कोर्ट, हमारे सामने कोर्ट बिल्कुल मौजूद है, जज साहब बैठे हुए हैं, वहां पर उनके द्वारा पूरी जांच के बाद आदेश किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप आवेदन पेश करते हैं तो जांच की जाएगी उसमें पहले, कि जब आवेदन शपथ पत्र के साथ जब आप आवेदन देंगे 175 की उपधारा 3 में, तो आवेदन पर विचार करने के पश्चात ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे किए जाने के पश्चात तथा इस संबंध में किए गए निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकता है। मतलब न्यायाधीश महोदय उसमें जज साहब जांच करेंगे। अब जांच में पुलिस रिपोर्ट भी मंगवाएंगे, आपके बयान भी लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकते हैं। इसमें शक्ति दी गई है, पावर दी गई है जज साहब को इन्वेस्टिगेशन की। 175 की उपधारा 3 में पावर पावर पावर, मैं आपको 3 बार कह रहा हूं, इसमें शक्ति दी गई है। आपने शब्द सुना होगा इसमें, जो मैं एक बार फिर बता दूं आपको, पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकता है। अन्वेषण का, इन्वेस्टिगेशन के आदेश की इसमें पावर दी गई है। और इसको मैं जो है कि एक मिनट सर, इसको मैं, हाँ, इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, लास्ट लाइन। एंड सबमिशन मेड इन द रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन इज अबव मेंटेन्ड। अब आप इसमें समझ चुके हैं सर कि इसमें पावर दी गई है और 173(4) में प्रक्रिया दी गई है कि आपको किस प्रकार से शपथ पत्र के में जो बातें लिखी जाएंगी, एसपी साहब को आवेदन दिया जाएगा, थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया जाएगा। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, कोर्ट से एफआईआर का आदेश, धारा 175(3) बीएनएसएस शपथ पत्र का ड्राफ्ट, 175(3) बीएनएसएस एफिडेविट ड्राफ्ट फॉर्मेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने सर डिस्क्लेमर भी लिखी हुई है, स्टार्टिंग में प्रस्तावना भी लिखी हुई है, अध्याय 15 इसमें हो चुके हैं।
इसमें इसका परिचय ई बुक का सर मैं आपको वीडियो के अंत में करा दूंगा। पूरी डिजिटल ई बुक से आपको परिचित मैं करा दूंगा। पहले हम सीधे ड्राफ्ट पे आ जाते हैं सर, उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उसके बाद में दूंगा। ये हम आ चुके हैं सर ड्राफ्ट पे। सबसे ऊपर आपको जज साहब की अदालत का नाम लिखना, न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी, जो भी आपका हो न्यायालय जज साहब का ऊपर लिखना है। इधर प्रकरण क्रमांक और उसके बाद उन्मान में आपका आएगा आवेदक परिवादी का पूरा नाम पता, और बनाम में अनावेदक गण में जितने भी अभियुक्त गण और मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षित केंद्र, जो भी आपका थाने का नाम है, तहसील, जिला और आपकी स्टेट। ये ऑल इंडिया में लागू है सर BNSS 2023। आप ऑल इंडिया में जहां भी हैं, जिस भी थाने के खिलाफ मतलब आप आदेश लेना चाहते हैं, मतलब FIR का, तो उस थाने का नाम आपको लिखना है। और ऑल इंडिया में आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कौन कौन पक्षकार बनाए जाएंगे 175(3) में, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। तो इस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है सर इसी टॉपिक पे कि 175(3) में कौन कौन लोगों को पक्षकार बनाया जाएगा। अक्सर हमें भ्रम होता है कि हम किसको पक्षकार बनाए। तो पक्षकार में सर जो अभियुक्त गण है जिनके खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हैं, और मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षित केंद्र जो थाना है, इनको ही पक्षकार उसमें बनाया जाएगा। तो ये सर हमारे इसमें हमने लिख दिया। उसके बाद आएगा शपथ पत्र, उसके नीचे लिखना है सर हमें। ये एक आइडियल ड्राफ्ट है सर, आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं इसे, लेकिन एक आपके सामने बतौर नमूना मैंने पेश किया है ताकि आपको एक दिशा मार्ग मिल सके, आसानी हो सके, और एक आइडियल शब्द और आइडियल बातें इसमें शामिल करने की मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया गया है। शपथ पत्र के नीचे सर हमें लिखना है अंतर्गत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 सह पठित धारा 156(3) CRPC 1973 के विधिक सिद्धांतों के अनुक्रम में। पहले ये 156(3) थी सर, अब बदलकर 175(3) हो चुकी है। मैं आवेदक पूरा नाम जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप इसमें लिख दें। शपथ करता सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान एवं शपथ करता हूं कि नंबर 1 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा सर, यह कि शपथकर्ता इस मामले का आवेदक परिवादी है और मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से भली भांति परिचित है, अतः यह शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। पैरा क्रमांक 2 एफिडेविट का, यह कि अनावेदक संख्या 1 व 2 ने शपथकर्ता के विरुद्ध दिनांक को, अब अनावेदक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी अभियुक्त गण है उनके नाम आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। दिनांक को जगह छोड़ दी मैंने डैश डैश, समय लगभग जगह छोड़ दी मैंने, जो भी आपका हो आप लिख सकते हैं। बजे स्थान पर एक गंभीर और संज्ञेय कॉन्जेबल ऑफेंस कारित किया है, जिसका विस्तृत विवरण मुख्य आवेदन पत्र के पैराग्राफ संख्या जगह छोड़ दिए मैंने, जो आप 175(3) का मेन आवेदन बनाएंगे उसमें जो घटना का विवरण जिस पैरा में देंगे वो पैरा क्रमांक आप यहां पर लिख दें में दिया गया है, जिसे इस शपथ पत्र का भाग माना जावे। पैरा क्रमांक 3 एफिडेविट का पैरा क्रमांक 3 175 की उपधारा 3 के साथ लगने वाले शपथ पत्र का पैरा क्रमांक 3 है सर ये। यह कि उक्त घटना के तुरंत बाद शपथकर्ता ने धारा 173 की उपधारा 1 BNSS के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक जगह छोड़ दिए को लिखित शिकायत थाना प्रभारी पुलिस थाना जगह छोड़ दी, जो भी आपका ऑल इंडिया में थाना है वो नाम आप लिख दें, के समक्ष प्रस्तुत की थी। थाना शिकायत की पावती अनुलग्न A के रूप में संलग्न है, ये उल्लेख आपको करना जरूरी है सर इसमें भी। पैरा क्रमांक 4 एफिडेविट का, यह कि संबंधित थाना प्रभारी द्वारा उक्त संज्ञेय अपराध की सूचना पर कोई प्राथमिक दर्ज नहीं की गई, मतलब FIR दर्ज नहीं की गई और ना ही कोई वैधानिक कार्रवाई की गई, जिससे व्यथित होकर शपथकर्ता ने धारा 173 की उपधारा 4 BNSS 2023 के अंतर्गत दिनांक जगह छोड़ दी मैंने सर, आपकी जो तारीख हो यहां पर आप वो लिख सकते हैं, को लिखित आवेदन डाक व्यक्तिगत रूप से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कोष्टक में SP लिखा हुआ है और जिला मैंने जगह छोड़ दी है, ऑल इंडिया में जो जिला हो आप वहां लिख सकते हैं, के समक्ष प्रेषित किया था। फिर कोष्टक में लिखा है पुलिस अधीक्षक कार्यालय की पावती स्पीड पोस्ट की रसीद अनुलग्न B के रूप में संलग्न है। पैरा क्रमांक 5 एफिडेविट का 175 की उपधारा 3 BNSS 2023 के आवेदन के साथ लगने वाले शपथ पत्र का पैरा क्रमांक 5 है सर। अब यह कि पुलिस महानिदेशक पुलिस अधीक्षक SP स्तर पर भी उचित समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अनावेदक गण के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई प्राथमिकी FIR दर्ज नहीं की गई है।
यहाँ पर पुलिस महानिदेशक आबलिक पुलिस अधीक्षक भी लिख दिया, मतलब आप एसपी साहब को भेजें ही भेजें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप और कहीं नहीं भेज सकते। आप स्वतंत्र हैं, आप डीजीपी को भेज सकते हैं, मानवाधिकार आयोग को भी भेज सकते हैं, आप मुख्यमंत्री को भी दे सकते हैं शिकायत, गृह मंत्री को भी आप दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। शिकायत मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन एसपी महोदय को देना आपको आवश्यक है। क्यों देना आवश्यक है? क्योंकि 173 की उपधारा 4 बीएनएसएस 2023 में प्रावधान बताए गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो महत्वपूर्ण 4 जजमेंट बताए हैं उसमें इसको बताया गया। और 4 जजमेंट क्या है सर? उनके नाम मैं आपको बता दूं, उनका आगे की डिटेल जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक में से भी आगे दूंगा। नंबर 1 है एक्स बनाम केरल राज्य 27 जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरा है साकरी वसु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 7 दिसंबर 2007 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तीसरा है सादिक बी हंचन मनी बनाम कर्नाटक राज्य 4 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चौथा है प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 19 मार्च 2015 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यही वो जजमेंट है जिनके प्रतिपादिक सिद्धांत मैंने अभी आगे लिखे हुए जो मैं आपको अभी बताऊंगा। पैरा क्रमांक 5 पे चल रहा है सर हम एफिडेविट के। यहाँ के पुलिस महानिदेशक आबलिक पुलिस अधीक्षक एसपी स्तर पर भी उचित समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अनावेदकगण के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई प्राथमिकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिसके कारण विवश होकर शपथकर्ता को न्याय हित में माननीय न्यायालय की शरण लेना पड़ रही है। ये पैरा क्रमांक 5 हो गया सर। अब पैरा क्रमांक 6 है हमारा एफिडेविट का। यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट्स मैंने सर अभी आपको पढ़ के बताए थे उनका उल्लेख मैंने इसमें भी कर दिया। जजमेंट का पैरा क्रमांक 6 एफिडेविट का सर यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं नवीनतम निर्णय एक्स बनाम केरल राज्य 2026 INSC 88 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आज्ञापक अनुपालन में यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। शपथकर्ता यह पूरी जिम्मेदारी से बयान करता है कि मुख्य आवेदन और इस शपथ पत्र में दी गई समस्त विधिक एवं तथ्यात्मक जानकारियां पूर्णतः सत्य हैं। पैरा क्रमांक 7 एफिडेविट का यह कि इस आवेदन को प्रस्तुत करने के पीछे शपथकर्ता का कोई दुर्भावनापूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण या अनुचित वित्तीय आबलिक व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का इरादा नहीं है और ना ही यह माननीय न्यायालय की प्रक्रिया का किसी प्रकार का दुरुपयोग है। पैरा क्रमांक 8 एफिडेविट का सर यह कि यदि शपथ पत्र या मुख्य आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी असत्य या कूट रचित पाई जाती है तो शपथकर्ता माननीय न्यायालय द्वारा भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के अंतर्गत शपथ भंग और न्यायालय के समक्ष झूठा साक्ष्य देने की दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। पैरा क्रमांक 9 सर एफिडेविट का यह कि न्याय हित में अनावेदक संख्या 3 थाना प्रभारी को अनावेदक संख्या 1 व 2 के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी मतलब FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि धारा 173 BNSS 2023 के तहत दर्ज की जाती है, जो पहले धारा 154 जो पहले 154 में थी अब वो 173 कर दी गई है के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने हेतु निर्देशित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो ये हो गई सर कंप्लीट ड्राफ्ट शपथ पत्र की। नीचे स्थान आएगा, दिनांक आएगा, हस्ताक्षर शपथकर्ता और सत्यापन जिसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं में पूरा आवेदक का नाम लिख दें आप। शपथकर्ता या सत्यापित करताओं की शपथ पत्र के पैराग्राफ क्रमांक 1 से 5 जो भी बने आपके, जिसमें नो है तो नो कर दें, या पैरा क्रमांक 5 लिखा हुआ है तो इसको मैं नो कर देता हूं सर। ये मैंने कर दिया नो सर, इसको से वो भी कर दिया। नो में अंकित बातें मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य एवं सही हैं तथा पैराग्राफ संख्या 6 से नो में अंकित बातें, सॉरी सर वो 5 ही आएगा, ये मैंने गलत कर दिया, आगे उसमें लिखा हुआ है 1 से 5 में अंकित बातें मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य एवं सही हैं तथा पैराग्राफ संख्या 6 से 9 में अंकित बातें मुझे अपने अधिवक्ता महोदय से प्राप्त विधिक सलाह के आधार पर सत्य एवं सही विश्वास योग्य प्रतीत होती हैं। इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है और ना ही कोई तथ्य असत्य हैं। ईश्वर मेरी मदद करे। आज दिनांक को स्थान पर मेरे द्वारा सत्यापित किया गया। शपथकर्ता दस्तखत होंगे सर। अभी आप नोटरी या कमिश्नर से इसको प्रमाणित करवा सकते हैं, प्रमाणीकरण चाहे तो लगवा लें जनरली, वरना वो भी ठीक है। जनरली जो मैंने आपको बताया था प्रमाणित किया जाता है कि शपथकर्ता आबलिक आवेदक ने दिनांक जगह छोड़ दी ने आज मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड, पहचान पत्र संख्या प्रस्तुत किया तथा इस शपथ पत्र की अंतर वस्तु को स्वीकार करते हुए अपना हस्ताक्षर किए, स्थान दिनांक
हस्ताक्षर एवं सील नोटरी पब्लिक ऑब्लिक ऑथ कमिश्नर। आज के वीडियो के टाइटल से संबंधित मुकम्मिल कंप्लीट कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। अब इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं उस पे मैं आपको जानकारी प्रदान करता हूं। आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे भी मैं आपको ध्यान दिला दूं। वैसे मैं इंट्रोडक्शन पे बाद में ध्यान दिलाऊंगा, पहले मैं सर आपको उन चारों जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की ओर ले चलता हूँ जो मैंने डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखे हैं। ये स्क्रॉल करके मैं वही जा रहा हूं सर, ये आ चुके हैं सर। हम नंबर 1 है सर, एक्स बनाम केरल राज्य 27 जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने धारा 175(3) और 175(4) बीएनएसएस के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि नए कानून के तहत जोड़े गए वैधानिक सुरक्षा उपाय, शपथ पत्र और एसपी को सूचना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी तय किया कि यदि आरोपी कोई लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट है और कृत्य शासकीय कर्तव्य के दौरान का है तो प्रक्रिया का और अधिक कड़े नियमों के तहत चलेगी, लेकिन व्यक्तिगत अपराधों में सामान्य प्रक्रिया लागू होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट साकरी वसु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 2 एससीसी 409। इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए सर, यह मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) की शक्तियों के स्पष्टीकरण के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। इसमें जो बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि किसी शिकायत में संज्ञेय अपराध कॉन्जेबल ऑफेंस या गंभीर प्रकृति का अपराध का पता चलता है तो पीड़ित सीधे धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग कर सकता है। यह फैसला पुलिस की जवाबदेही तय करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट की न्यायिक निगरानी की शक्ति को स्थापित करता है। जजमेंट नंबर 3 है सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सादिक बी हंचिन मनी बनाम कर्नाटक राज्य 2025 INSC 1285। इसमें जो सिद्धांत बताए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने पुनः दोहराया कि प्रारंभिक चरण में मजिस्ट्रेट को केवल यह देखना होता है कि निजी शिकायत आबलिग आवेदन में संज्ञेय अपराध कॉन्जेबल ऑफेंस घटित होना प्रकट होता है या नहीं। यदि संज्ञेय अपराध की पुष्टि होती है तो मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश देने का पूर्ण अधिकार है और उच्च न्यायालयों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट क्रमांक 4, प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 6 SCC 287 ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट है सर। इसमें क्या सिद्धांत बताए गए? यद्यपि यह पुराने कानून के समय का निर्णय है, जजमेंट है, परंतु नए कानून की धारा 175(3) की आत्मा इसी पर टिकी है। आत्मा मतलब रूह, आत्मा, सोल इसी पर टिकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना सोचे समझे या बिना शपथ पत्र के सीधे कोर्ट में 156(3) अब 175(3) की अर्जी लगाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट आने से पहले थाना प्रभारी और एसपी दोनों स्तर पर वैधानिक प्रयास किए जाने का दस्तावेजी प्रमाण होना अनिवार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चारों जजमेंट्स की जानकारी आपको मैंने दे दी और इसमें जो बताया गया है सर वो बुक में भी लिखा हुआ है, जो मैंने बुक में से आपको जानकारी दी थी। इसमें भी जब आप पढ़ेंगे तो धारा 173(4) में प्रावधान दिए गए कि यदि थाना प्रभारी महोदय एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप पुलिस अधीक्षक महोदय को डाक से आवेदन भेज दें, रजिस्टर्ड डाक से, और उसके बाद फिर आप 175(3) का जब एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करें तो उसके साथ शपथ पत्र आप लगाएं। जो 173(4) के तहत आपने कार्रवाई की उसका उल्लेख आप शपथ पत्र के अंतर्गत करें। ये नेसेसरी प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इन जजमेंट्स में बताया गया है। एफिडेविट बड़ा महत्वपूर्ण है। एफिडेविट की ड्राफ्ट मैंने आपके लिए तैयार कर दी है डिजिटल ई बुक के अंदर, और चारों जजमेंट्स की भी सर मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और मैं जानकारी सर आपको दे देता हूं जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए ताकि उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां सर दूर हो सकें। ये जो हम आते हैं सर इसमें कि भारतीय आपराधिक न्याय शास्त्र में जब पुलिस तंत्र नागरिक की संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज करने में विफल रहता है तब पीड़ित के पास न्यायिक मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाने का वैधानिक अधिकार होता है। पुराने कानून में यह शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत निहित थी, उसी में निहित थी, इंक्लूड थी, शामिल थी।
जो अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 175(3) के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी है। परंतु नए कानून के तहत कोर्ट से पुलिस को FIR या जांच का आदेश करवाना अब इतना आसान नहीं रह गया है। इसके लिए शपथ पत्र, एफिडेविट का वैधानिक ड्राफ्ट और उसकी प्रक्रियात्मक शुद्धता ही इस आवेदन की रीढ़ की हड्डी है। नवीनतम विधिक सिद्धांत एक्स बनाम केरल राज्य 2026 का प्रभाव, ये मैं आपको बता चुका हूं सर, और दूसरे जजमेंट के बारे में भी बता चुका हूं। इसमें जो मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए हैं, सिद्धांत तय किए गए हैं, उसमें नंबर है कि वैधानिक सुरक्षा उपाय अनिवार्य है। मतलब कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नए कानून BNSS के तहत जोड़े गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, जैसे कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र पेश करना और पुलिस SP को धारा 173(4) के तहत पूर्व सूचना देना, अब वैकल्पिक नहीं बल्कि पूर्णतः अनिवार्य है। लोक सेवकों के लिए कड़े नियम बताए गए हैं। अदालतों को प्रयोगशाला बनाने पर रोक लगाई गई है। ये सब कुछ इसमें बताया गया है। और धारा 175(3) BNSS के तहत शपथ पत्र का वैधानिक महत्व बड़ा महत्वपूर्ण है कि शपथ भंग का विधिक दायित्व बनता है। इसमें प्रक्रियात्मक क्रमबद्धता का प्रमाण होता है ये। और ड्राफ्टिंग की जो बारीकियां है उसमें सटीक पैराग्राफिंग, तारीखों का दस्तावेजी मिलान, सत्यापन, विधिक निष्कर्ष, ये सब कुछ इसमें आप महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। और इसी से रिलेटेड कुछ और जानकारी दे देता हूँ। ये वही ड्राफ्टिंग है जो मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पर मैंने जो है कि 175(3) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हुई है इसमें, और उसके नीचे संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा लिखी हुई है, कॉन्जेबल अफेंस और नॉन कॉन्जेबल अफेंस, ये इसमें मैंने लिख दी है। ये स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूँ। चारों जजमेंट्स ये वही है जो अभी बताए थे, ये मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं मैं सर। ये 90 दिन दो जगह इस्तेमाल हुआ है। एक तो हुआ है BNSS 2023 की धारा 193 की उपधारा 3 की उपधारा 12 में, कि जो व्यक्ति थाने पर रिपोर्ट लिखाता है और या पीड़ित है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस हुई इसकी सूचना जो है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उस पीड़ित या थाने पर रिपोर्ट लिखाने वाले को देना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक इसमें संसाधन भी शामिल है, जैसे कि व्हाट्सएप और ईमेल, ये उनकी ड्यूटी है। अब जनरली देखने में आता है कि व्यक्ति कई बार थाने के चक्कर लगाता है, वह निवेदन करता है कि सर मेरे साथ गंभीर अपराध हुआ है, आप कार्रवाई करें, तो कार्रवाई को नहीं किया जाता है और ठंडे बस्ते में पटक कर रख दिया जाता है, कोई सूचना भी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर इस कानून का उल्लंघन माना जाएगा सर। कौन से कानून का? 193 की उपधारा 3 की उपधारा 12 में। इसी प्रकार से 193 की उपधारा 3 की उपधारा 7 BNSS 2023 में, ये इसमें भी यही प्रावधान बताए गए हैं कि वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई की संसूचना उस व्यक्ति को यदि कोई हो जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इतला दी, उसी रीति से देगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा बंधित करे। तो 90 दिन के अंदर का इसमें प्रावधान है। 90 दिन का एक जगह और उल्लेख आया है। मैं क्यों बता रहा हूं सर? क्योंकि अक्सर चालान जो है वो नियत समय अवधि में पेश होना जरूरी है। महिला और बच्चों के संबंध में जो गंभीर अपराध है उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया है कि 2 महीने के अंदर चालान पेश किया जाएगा। लेकिन बाकी में 90 दिन तो यहां पर आ गया। दूसरा कहां पर आया सर? 193 की उपधारा 9 BNSS में। इसमें जो बताया गया है कि इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात, मतलब चालान कोर्ट में पेश कर दिया है, ये रिपोर्ट पेश कर दी है और अन्वेषण प्रवारित वाली नहीं समझी जाएगी, मतलब इन्वेस्टिगेशन को रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। अगर कोर्ट में पेश कर भी दिया पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा चालान या पुलिस रिपोर्ट या खात्मा रिपोर्ट, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रुका हुआ नहीं माना जाएगा। आगे क्या कहती है धारा? जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के बाहर सार्धक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले, वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में भेजेगा। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन करके और जो है कि जज साहब को पेश करेंगे। आगे क्या कहती है धारा? उपधारा 3 से उपधारा 8 तक के बंद ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में जहां तक हो सके ऐसे लागू होंगे जैसे उपधारा 3 के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 193 की जो है कि उपधारा 3 में वो चालान जो पेश किया जाएगा, फाइनल प्रतिवेदन, वो उसमें 7 प्रारूप दिए गए, 7 पॉइंट दिए गए, उनके तहत वो पेश किया जाएगा। तो बाद में भी जो पूरक चालान पेश किया जाएगा उसको ऐसे ही माना जाएगा। तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन से भी जाना जाता है। अतिरिक्त जांच हम कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन लगाकर भी निवेदन कर सकते हैं कि माननीय न्यायालय इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। ये 193 ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्रवाई है सर इसमें।
इसमें आगे बताया है, इन्हें ध्यान से सुनिएगा, 90 दिन का महत्व मैं आपको बताने वाला हूं कि परंतु विचारण के दौरान और अन्वेषण मामले का विचार करने वाले न्यायालय की अनुज्ञा से संचालित किया जा सकेगा। मतलब ये सारी कार्रवाई यदि चालान कोर्ट में पेश हो चुका है तो जज साहब से अनुमति लेने के बाद ही किया जाएगा। और आगे क्या बता रहे हैं सर कि किया जा सकेगा, और जो 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जिसका विस्तार न्यायालय की अनुज्ञा से किया जा सकेगा, 90 डेज। अब सवाल ये उठता है कि गंभीर प्रकृति के अपराधों में कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और 9 माह, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो कोई तो उसका नियम होगा, कोई तो कायदा होगा। क्या एक व्यक्ति जिसने एफआईआर लिखाई है उसकी उम्र यदि 25 साल है तो क्या 75 साल तक थाने पे उसकी एफआईआर को ऐसी पटक के रखा जाएगा? और जब वो 100 साल का हो जाएगा और मुलजिमान मर ही जाएंगे, उनको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, वो स्वर्गवासी हो जाएंगे, क्या उसके बाद फिर एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन प्राप्त किया जाएगा? अगर लिमिट नहीं दी गई है तो क्या इसका ये मतलब हो? नो सर, बिल्कुल नहीं। युक्त समय के भीतर उसमें कार्रवाई की जाएगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी उसमें। आप जैसे गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ उसमें तो जो है कि एफआईआर दर्ज करना होगी, यदि नहीं करते तो ललिता कुमारी का बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है सर कि गंभीर प्रकृति के अपराधों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अब नहीं की गई, आप तुरंत एसपी साहब को दें, नहीं की गई 2, 4, 8 दिन के अंदर कार्रवाई, आपको पता लग जाता है, तुरंत आप 175(3) की कार्रवाई के तहत जज साहब के समक्ष आवेदन पेश कर दें। वहां पर आपके गवाह कराएं, आपके डॉक्यूमेंट्स दें, जज साहब पुलिस रिपोर्ट मंगाएंगे, जांच करने के बाद गंभीर प्रकृति के मामले में आपको वहां से जरूर न्याय प्राप्त होगा और आपके दर दर की जो ठोकरें आप खा रहे हैं वो जरूर आपको एक मंजिल तक पहुंचाकर और मुलजिमों को जरूर सजा दिलाएंगी सर। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है और यहाँ पर अक्सर व्यक्ति सर हिम्मत भी हार जाता है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही कही है लाइनें कि जब उम्मीद के सब रास्ते हों बंद, अन्याय का अंधेरा होगा ना, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है, जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत आपकी गली में खड़ी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये मैं हमेशा कहता हूं सर, कानून की दुनिया में बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें एक एफआईआर जो 10 लाख से संबंधित उससे दहेज की मांग की गई थी, वो पूरी एफआईआर मैंने इसमें वर्ड टू वर्ड टाइप किया सर आपको सीखने समझाने के लिए। पिछले वीडियो में भी मैंने बताई है इसको, धारा 85, 115(2), 296 और 3(5) बीएनएसएस 2023 के तहत दर्ज की गई थी। ये महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, 115(2) में स्वेच्छापति कारित करना, 296 में अश्लील कार्य और गाने, पहले ये 294 थी, अब 296 कर दी है। धारा 3 उपधारा 5 में है बीएनएसएस 2023 में, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, या पहले 34 थी सर, अब इसको 3(5) कर दिया गया। धारा 85 जो है, किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, पहले 498 थी। तो इस प्रकार से धाराएं लगाई जाती हैं। ये एफआईआर मैंने पूरी लिख दी है सर। ये 9 माह के विलंब के आधार पर है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद 9 महीने तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, फिर उस पक्षकार ने हमसे संपर्क किया तो हमारे द्वारा यही 175(3) की कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने से पहले यही सारी कार्रवाइयां की गई। थाने में आवेदन दिया गया, एसपी साहब को आवेदन दिया गया, उसके बाद फिर 175(3) तैयार किया गया, उसके साथ शपथ पत्र लगाया गया, सूची अनुसार दस्तावेज तैयार किए गए, साक्ष्य सूची तैयार की गई और कोर्ट में आवेदन पेश किया गया। बड़ी सिंपल प्रोसेस है यदि आप पूर्णतः अपनाते हैं, कंप्लीटली यदि आप अपनाते हैं। और यदि आप इसमें कुछ छोड़ दिया, आपने पता लग रहा है कि शपथ पत्र लगाया ही नहीं, ऐसे आवेदन पेश कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट सर आप देख लें, उसमें स्पष्ट बताया गया लगाना जरूरी है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट से पहले आप कानून की किताब उठाकर देख लें, आप 175(3) में स्पष्ट बताया गया है कि एफिडेविट लगाया जाएगा। और कौन सा एफिडेविट लगाया जाएगा वो भी स्पष्ट लिख दिया उसमें कि 173 की उपधारा 4 के तहत समर्थित। अब 100 उपधारा में क्या है, 4 में पूरी प्रोसीजर जो आपने थाने पे आवेदन दिया, एसपी साहब का आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारे तथ्य उस शपथ पत्र में लिखे जाएंगे। वही आइडियल ड्राफ्ट में आपको बता चुका हूं। हम आगे बढ़ते हैं सर। ये सब इसमें लिखा हुआ है, की जाने वाली कार्रवाई कितने चरण में, 3 चरण में, जो मैं आपको बता चुका हूं सर। ये और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। ये मैं एक को और बता दूं सर, ये एक जजमेंट का थोड़ा सा पेरा पढ़ के, क्योंकि कई बार हमें ये डाउट होता है कि अरे वो जो है कि पुलिस जांच नहीं कर रही है एफआईआर दर्ज करने के बाद, तो क्या जज साहब जांच का आदेश भी करेंगे क्या? जो है कि 175 की उपधारा 3 में सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश किया जा सकता है। तो ये मैं पैरा क्रमांक 11 पढ़ के बता रहा हूँ सारी जजमेंट का। इसमें जांच के आदेश के बारे में बताया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। साकरी वसु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 7 दिसंबर 2007 का जजमेंट है, ऐतिहासिक फैसला है। इसका पैरा क्रमांक 11 में पढ़ रहा हूं सर। इस संबंध में हम यह बताना चाहेंगे
ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट है सर, पैरा क्रमांक 11 जजमेंट का अनुवाद है, ट्रांसलेशन ध्यान से सुनिएगा आप। इस संबंध में हम ये बताना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है कि पुलिस स्टेशन धारा 154 दंड प्रक्रिया के तहत उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो वह धारा 154(3) दंड प्रक्रिया के तहत लिखित आवेदन द्वारा पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकता है। यदि इससे कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकलता है, यानी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, या दर्ज होने के बाद भी कोई उचित जांच नहीं होती है, ये आ चुका है हमारा मुद्दा जो मैं बता रहा हूं, तो पीड़ित व्यक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष 156(3) दंड प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3) के तहत ऐसा आवेदन किया जाता है तो मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता है और साथ ही उचित जांच करने का भी निर्देश दे सकता है। यदि पीड़ित व्यक्ति के अनुसार कोई उचित जांच नहीं की गई हो, मजिस्ट्रेट इसी प्रावधान के तहत उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच की निगरानी भी कर सकता है। तो ये आपके सवाल का जवाब हो चुका है सर, और ये पूरी डिजिटल ई बुक है। इसमें मैंने और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हुई हैं। ये पहली ड्राफ्ट, दूसरी ड्राफ्ट है, ये सब कुछ इसमें काफी कुछ ड्राफ्ट शामिल हैं, अलग अलग तरीके से है। 175(3) की बीएनएसएस 2023 की तकरीबन 4 ड्राफ्ट अलग अलग तरीके से इसमें मैंने तैयार की हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ हटके और जानकारी दे दूं सर 175(3) के बारे में ही कि एफआईआर दर्ज कराने का आदेश तो हम कराते हैं, जांच का भी आदेश हम कराते हैं। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपकी एफआईआर दर्ज कर ली गई, आपने लिखा है 5 मुलजिम पुलिस ने दर्ज किए, 3 मुलजिमों के खिलाफ एफआईआर, 2 को उसमें छोड़ दिया गया। आपने थाने पे निवेदन किया, आवेदन दे के कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रोसीजर बता रहा हूं आपको कि कितने प्रकार से, मतलब कितने प्रकार की घटनाओं में धारा 175(3) का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां तक मेरे प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर, जहां तक मुझे याद है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा भी हजारों हो सकते हैं। अब जो है कि 3 को कर ली, 2 को छोड़ दिया, एसपी साहब को भी आवेदन दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब आप 175(3) के तहत बीएनएसएस 2023 के तहत सारी प्रोसीजर अपनाकर जज साहब से निवेदन कर सकते हैं कि मेरे द्वारा 5 लोगों की शिकायत की गई थी और एफआईआर 2 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई, जबकि ये भी अपराध में बराबर शामिल हैं। पूरी घटना, तथ्य, गवाह, सबूत आप पेश करें, माननीय न्यायालय जो भी जांच करने के बाद उसमें आदेश देंगे उनको भी शामिल कर लिया जाएगा, अगर वो पाए जाते हैं गंभीर कॉन्जेबल ऑफेंस में। तो ये भी एक परिस्थिति हो गई। एक परिस्थिति ऐसी होती है ठीक इसके विपरीत कि एफआईआर आपने 5 लोगों की लिखाई और 5 ही लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब कोर्ट में चालान पेश होने के पहले जो खेल उसमें हुआ, जो भी गेम उसमें हुआ, या जो भी उसमें हालात हुए, तो उसमें से 5 में से 3 लोगों के नाम हटा दिए गए और उन 3 लोगों के बाद हटाने के बाद 3 नए लोगों के नाम जोड़ दिए गए। अब फरियादी क्या करेगा? वो हैरान हो, परेशान कि मैंने लिखाए थे 5, उनके नाम हटा दिए गए और जो है कि 3 नए जोड़ दिए गए। अब ये जानकारी भी कहां से मिली सर? जब चालान की नकल प्राप्त हुई और उसमें एक लेटर लगा हुआ था, जो जिले से जांच के संबंध में निर्देश प्राप्त होते, तो उसमें अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा लिखा गया था कि चश्मदीद गवाहों के शपथ पत्र के आधार पर इन 3 लोगों के नाम हटाए गए, ये घटना में शामिल नहीं थे। अब जो है कि फरियादी का कहना था कि जो चश्मदीद गवाह अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने बताया वो मेरी एफआईआर में तो है ही नहीं। मैंने जो एफआईआर में चश्मदीद गवाह बताया उनके तो बयान ही नहीं लिए, उनके शपथ पत्र लेना थे। अब ये यहाँ से कानूनी मुद्दा पैदा हो गया सर कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। आप 175(3) बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं, बीएनएसएस 2023 तहत कोर्ट में आप आवेदन पेश कर सकते हैं। ऐसी हजारों परिस्थितियां हो सकती है। टोटल मिलाकर कॉन्जेबल ऑफेंस, गंभीर प्रकृति के तमाम अपराधों में धारा 175(3) बीएनएसएस 2023 का इस्तेमाल किया जा सकता है और आप कोर्ट में जज साहब से निवेदन कर सकते हैं आगे की एफआईआर दर्ज कराने का। ये एक मान के चलें सर कि ये पुलिस की मनमानी के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त हथियार है एक फरियादी के पास में। तो ये आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। ये डिजिटल ई बुक है सर, इसकी लिंक वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। 2 लिंक मेरे द्वारा दी गई हैं, आपको जहां से उचित लगे आप क्लिक करके खरीद सकते हैं। खरीदने की प्रोसीजर में कई वीडियो में बता चुका हूँ। लिंक के बाद आप जाएंगे, आपका नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे, 299 रुपये कीमत है। जैसे ही आप भुगतान करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा डाउनलोड होने का, वो डाउनलोड हो जाएगी। और दूसरी है सर गूगल ई बुक पार्टनर की, वहां पर भी यही प्रोसीजर है। वहां पर जो है कि आपका जो एंड्रॉइड फोन में गूगल ऐप होता है वो उस पर डाउनलोड होगी। मतलब यहाँ पर आपको पीडीएफ संभाल कर रखना होगा, वहां बिना संभाले आपकी लाइफ टाइम सुरक्षित रहेगा। दोनों प्रोसीजर दी हुई है मेरी, आप वहां से खरीद सकते हैं।
और ये डिजिटल ई बुक है सर, इसका उपयोग आप जो है कि एक व्यक्तिगत मार्गदर्शन, किसी को भी व्यक्तिगत नहीं है, एक जो है कि एजुकेशन के उद्देश्य से मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं, ताकि जो कानून है, जो जानकारी है, ये हर घर हर व्यक्ति तक पहुंच सके। जो परेशान है, पीड़ित है और उसको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है कि मैं अब क्या आगे करूं, क्योंकि आप वकील साहब के पास जाएंगे, आपको वकील साहब सारी जानकारी देंगे, लेकिन मेरा आप वीडियो जब आप घर में देख रहे हैं तो आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत तो पैदा हो ही जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक उम्मीद की किरण आपके अंदर जाग जाएगी, आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी और आपके साथ जो अन्याय हुआ है आप उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे, क्योंकि ये एक बड़ी दुखद स्थिति है, एक बड़ी बड़ी गंभीर स्थिति है ये, कि किसी व्यक्ति के साथ गंभीर वारदात हुई और एफआईआर दर्ज नहीं की गई, एसपी ऑफिस में शिकायत करने के बाद भी कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई, तब हमें न्यायालय की शरण में आना होगा और अदालत का दरवाजा हमें खटखटाना होगा और हमें पूर्ण विश्वास रखना होगा कि यहाँ से हमें न्याय जरूर प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो का सर मेरा मुख्य फोकस उस एफिडेविट पर था जो 175 की उपधारा 3 बीएनएसएस 2023 के आवेदन के साथ में लगाया जाएगा। तो उससे रिलेटेड सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ने से पहले, वीडियो समाप्त करने से पहले एक जरूरी जानकारी मैं और दे दूं कि वर्तमान में मैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत वीडियो बना रहा हूं। तकरीबन 20 वीडियो में बना चुका हूं और अब इसके बाद कंटिन्यू मैं उसे ही करूंगा। लेकिन बीच में ये कुछ प्रकरण मेरे पास ऐसे आए थे सर 175(3) के, जिन पे मैंने पूरी ड्राफ्टिंग व्राफ्टिंग पूरी सारी तैयारी कर ली थी। मैंने कोर्ट में मुझे अभी पेश ही करना है 1-2 दिन में, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जानकारी को आपके साथ बीच में शेयर कर लिया जाए। तो अभी तकरीबन इस प्रकार के 5 आवेदन सर मेरे द्वारा कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। तो उस नॉलेज को जो मेरे द्वारा अध्ययन करके प्राप्त किया गया था उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को जानकारी दी है कि यदि आपके साथ भी कोई मुद्दा आता है तो आप आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद इस कार्रवाई को कर सकते हैं। किसी को भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है सर, ना मेरी डिजिटल ई बुक ना मेरा चैनल, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।